एम्पल कॉन्सेप्ट सीरीज में आज डिस्कशन करेंगे एक इजी से चैप्टर का जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनता है। इसके कॉन्सेप्ट का एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। देखिएगा, जैसे स्क्रीन पे आपको ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको बोल रहा है कि इफ अ डायरेक्ट करंट ऑफ A एम्पियर इज सुपर इम्पोज ऑन अल्टरनेटिव करंट ऑफ B साइन ओमेगा टी, और आपसे इफेक्टिव वैल्यू पूछिए। तो इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है बनेगा, एक तो डीसी करंट है और एक B एम्पलीट्यूड की AC करंट है जो कि साइनोसोडल फॉर्म है। आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके उल्टे सीक्वेंस में चलता हूं। पहले स्क्वायर करूंगा, फिर मीन करूंगा और फिर फाइनली रूट निकालूंगा। तो मैं इसका स्क्वायर करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। फिर स्क्वायर के बाद में नेक्स्ट टर्म मीन पे गौर करते हैं। मीन यानी इसका एवरेज वैल्यू। तो आप जानते हैं कांस्टेंट नंबर का एवरेज वही रहता है बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वन साइकिल के लिए एवरेज होता है 1/2 2ab और साइन ओमेगा टी का एवरेज होता है 0। तो आपके पास इक्वेशन बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब फाइनली आपको रूट लेना है और रूट लेते ही इसकी आरएमएस वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये बनेगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का रूट। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना था इसमें कि इफेक्टिव वैल्यू बोले तो इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है आरएमएस करंट के बारे में डिस्कशन करना चाहता था। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इंस्टेंट इक्वेशन की फॉर्म में लिखा और फिर इसका प्रोसेस स्टार्ट किया। पहले स्क्वायर, देन एवरेज और देन फाइनली इसका रूट कैलकुलेट करते ही आपको आरएमएस वैल्यू मिल गई। चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बोल रहे हैं कि एसी सर्किट में आपको करंट और वोल्टेज की इक्वेशन दी है। आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करना है कि कौन से कंपोनेंट सर्किट में इन्वॉल्व है। तो आप गौर से देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ करंट की इक्वेशन में प्लस π/4 है, करंट की इक्वेशन में प्लस π/4 है और वोल्टेज की इक्वेशन में माइनस π/4 है। यानी आप देखेंगे कि अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो वोल्टेज π/4 से पीछे है और करंट जो है वो π/4 से आगे है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से फॉरवर्ड हो गई, 90 डिग्री से फॉरवर्ड हो गई और वो भी कौन होगी? करंट। आप जानते हैं कि जब जब करंट फॉरवर्ड होती है तो सर्किट में या तो कैपेसिटेंस होता है या आरसी सर्किट होता है या आरएलसी सर्किट की वो कंडीशन होती है जिसमें एक्ससी डोमिनेट होता है। पर अब ये जो आरसी और आरएलसी तब होता है जब फेज डिफरेंस 0 से 90 के इन बिटवीन। आप देख रहे हो कि यहाँ तो फेज डिफरेंस एग्जैक्टली 90 है। तो डेफिनेटली ये सर्किट प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। तो सर्किट में कैपेसिटिव सर्किट और इसमें करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री, करंट लीड बाय द वोल्टेज फ्रॉम द 90 डिग्री, इतना ही पूछा था। तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। और अगर कंपोनेंट पूछ लेता तो आप कैपेसिटर बता देते, क्योंकि 0 से 90 के बीच में होता तो इनमें से कोई हो जाता। अब एग्जैक्टली 90 है तो कैपेसिटर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसी सीरीज में। आपको बोल रखा है कि 100 वोल्ट के डीसी अप्लाई की जाती है सोलेनाइड। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ही सोलेनाइड वर्ड आ जाए या कॉइल वर्ड आ जाए तब आपको आरएल सर्किट मानना है इसको, कि ये जो कॉइल है या सोलेनाइड है ये आरएल सर्किट की तरह बिहेव करती है। और बोल रहा है कि 100 वोल्ट की डीसी लगाने पर करंट जो है 1 एम्पियर करंट आ रहा है। और इसी को सेम कॉइल 100 वोल्ट की एसी, 100 वोल्ट की एसी अपना दे तो करंट आती है 0.5 एम्पियर। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज तो कॉइल का इंडक्टेंस आपको बताना है
एज वेल एज दो चीजें पूछिए, इम्पीडेंस भी बताना है। तो आप देखेंगे कि आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट का जेड आप जानते हैं, जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल यानी 2πfl का स्क्वायर। अब हमें एल और जेड कैलकुलेट करना है। एल बोले तो इंडक्टेंस और जेड बोले तो इम्पीडेंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले V बाई आई करेंगे और इधर भी वोल्टेज बाई करंट करेंगे। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब डीसी वोल्टेज में करंट का डिवाइड करते हैं तो एक ही टाइप की ऑपोजिशन आती है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 100 ओम। पर जब एसी वोल्टेज में करंट का डिवाइड करते हैं तो V बाई आई यानी वोल्टेज अपॉन करंट है, वो रेजिस्टेंस नहीं, वो ऑपोजिशन के बराबर होती है और सर्किट की ऑपोजिशन उसमें लगे गए कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे यहाँ V बाई आई करेंगे तो 200 ओम आ जाएगा, वो जेड को शो करेगा। पर आप जानते हैं कि आरएल सर्किट का जेड ये होता है। तो सबसे पहले जेड पूछा तो जेड तो हो जाएगा 200 ओम, तो 200 वाले ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, या तो ये सही है या ये सही है। अब एल निकालें, जेड आपके पास है, आर भी आपके पास था, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी थी 50। इस इक्वेशन को शो करेंगे, सॉल्व करते ही आपको एल या इंडक्टेंस की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये इस टाइप का। इसमें मेन चीज आपको ये ध्यान रखना था कि जब डीसी में V बाई आई करते हैं तो रेजिस्टेंस आता है और एसी में वोल्टेज अपॉन करंट करते हैं तो वो ऑपोजिशन के बराबर होता है, न रेजिस्टेंस के बराबर होता है। डीसी में एक ही ऑपोजिशन होती है, दैट इज रेजिस्टेंस। एसी में अलग अलग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपोजिशन प्रोवाइड होती है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। आपसे बोल रहे हैं the coil of self inductance L connected to series with the bulb B and AC source, brightness of the bulb decreases। जैसे ही उसने कॉइल बोली तो आप जानते हैं कॉइल का ऑपोजिशन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल यानी 2πfl अंडर रूट से दिया जाएगा। अब वो बोलेगा कि बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है, तो ब्राइटनेस डिक्रीज तब होगी जब उसमें करंट डिक्रीज हो, और करंट डिक्रीज तब होगा जब ऑपोजिशन इंक्रीज हो। तो ऑपोजिशन इंक्रीज कब होगा वो देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC एंड XL इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। ऐसा करने पे रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस होते ही करंट मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि हम तो चाहते हैं करंट डिक्रीज हो, Z इंक्रीज हो। सेकंड बोला है आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द रॉड, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट इज डिक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज रिड्यूस। तो देखिएगा जैसे ही आप आयरन रॉड को कॉइल में इंसर्ट करेंगे तो आयरन रॉड को इंसर्ट करने से उसका L यानी इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और L बढ़ेगा तो Z भी बढ़ जाएगा, और Z इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली करंट डिक्रीज हो जाएगा। सो डेफिनेटली बाकी सारी चीजें L को कम करने वाली है, सिर्फ एक आयरन रॉड को इंसर्ट करने से ही L बढ़ेगा, और L बढ़ने से ही Z बढ़ेगा और I कम होगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपसे बोल रहे हैं कैपेसिटर सर्व एज ए ब्लॉक फॉर डीसी एंड ऑफर्स एन इजी पाथ टू द एसी। आप देखेंगे कि कैपेसिटर की ऑपोजिशन 1/ωc से दी जाती है, तो डीसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी लेस करंट होती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो ओमेगा 0 हो गया तो XC है वो इनफाइनाइट बनेगा, यानी डीसी करंट के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑपोजिशन डालता है, तो डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को पाथ देगा, क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ऑपोजिशन कम होगी, जितनी ऑपोजिशन कम होगी उतना ही इजी पाथ मिलेगा, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यही बात सही है क्योंकि इस इनवर्सली रिलेशन की वजह से ही इनफाइनाइट ऑपोजिशन आया था। तो आंसर रहेगा बोथ आर करेक्ट एज वेल एज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन विल आल्सो देयर। चलिए एक और टॉपिक का एनालिसिस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेस पे? ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्या बोलता है? आपको बोल रखा है कि वोल्टेज और करंट के लिए, वोल्टेज और करंट के लिए इक्वेशन दे रखी है, वोल्टेज और करंट के ग्राफ दे रखे, और ये बोल रखा है कि π/4 जो फेज डिफरेंस है, E और F में π/4 फेज डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि यहां पे E जो है, ये E का ग्राफ है, ये पीछे हो रहा है I से। तो अगर वोल्टेज लैग बिहाइंड होती है करंट से, तो डेफिनेटली कैपेसिटर इन्वॉल्व है, यानी ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, या तो ये वाला आरसी होगा या आरसी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि आरसी सर्किट के लिए tan phi जो है वो XC/R होता है, और इसने π/4 दे रखा है, तो tan π/4 इज इक्वल टू XC/R। 10/π/4 1 होता है, तो XC और R बराबर हो जाएंगे, यानी 1/ωc R के बराबर हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे कि ओमेगा इंटू सी इंटू आर तीनों का मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 दे रखी है, तो ओमेगा को 100 लेते हुए आर और सी की वो वैल्यू पिक करेंगे कि तीनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाना चाहिए। तो आर की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं मैं, 1 किलो, और सी की 10 माइक्रोफैरेड। तो ये देखेंगे 10⁻3 to 5 और 6, और ये भी 6, इनका मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आपको पता चला कि वोल्टेज लैग बिहाइंड है, तो डेफिनेटली आरसी सर्किट होगा, या आरएलसी भी हो सकता था, पर इसमें आरएलसी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए एल वालों को अपन ने क्रॉस कर दी, और फिर आपने देखा कि फेज डिफरेंस π/4 है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। यहां से आपने ये सॉल्यूशन कर लिया। चलिए आगे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और करते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रखा है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट आपको सोर्स वोल्टेज पूछे। आप जानते हैं कि आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट इस इक्वेशन से दिया जाता है। आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है LCR, यानी 60 वोल्ट। ऐसे ही L और C के अकॉर्डिंग है 40 और 120। L वाली तो कम है और C वाली ज्यादा है। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर और वो 80 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 100 वोल्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो पावर 50 वाट और 100 वोल्ट का मैन्युफैक्चर है, और इसको हम 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करना चाहते हैं। आपसे पूछा है कि द चॉक यूज इन द सीरीज विद दिस, द इंडक्टर कॉइल का L आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि इस सर्किट में सबसे पहले आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट होता है पावर अपॉन वोल्टेज, 50 अपॉन 100 यानी 0.5 एम्पियर। फिर जैसे ही करंट आपको मिल जाए तो इस करंट को 2 बार आप डिवाइड कर दीजिए। एक बार डिवाइड कीजिए एसी वोल्टेज में, डीसी में, और एक बार डिवाइड कीजिए एसी वोल्टेज। एसी कौन सी? जो फ्रीक्वेंसी वाली वोल्टेज। तो आप देखेंगे कि यहां पे 200 और यहां पे सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 440 ओम आ गया।
अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि V बाई आई होता है, वोल्टेज डीसी वाली हो तो ओनली रेजिस्टेंस होता है, और V बाई आई एसी वाली आए तो ऑपोजिशन होता है। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि जब आप बल्ब लेके आए तो मैन्युफैक्चरर ने बोला कि इस बल्ब में जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उनका रेजिस्टेंस है 200। जब आपने इसको घर पे लाके लगाया तो जो एसी सप्लाई है उसने डिमांड की कि मेरे को 440 ओम की पोजीशन चाहिए, इसलिए इस 200 को 440 में बदलने के लिए आपने एक चॉक कॉइल को इसकी सीरीज में इन्वॉल्व कर दिया। तो जैसे ही चॉक कॉइल को इन्वॉल्व करेंगे ये आरएल सर्किट बन जाएगा, और आरएल सर्किट का जेड आप अच्छी तरह से जानते हैं, 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। जेड की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू भी, इंडक्टेंस आपको हेनरी में मिल जाएगी। इस टाइप से एसी सर्किट्स के क्वेश्चंस को मिनिमाइज करते हुए, कंसेप्ट पे चलते हुए हम चीजों को सॉल्व करेंगे। आगे कुछ और चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।